2026 के मार्च और अप्रैल महीने में इंडिया का SIP स्टॉपेज रेशियो 100% के ऊपर चला गया था। इसका मतलब ये है कि जितने नए SIP अकाउंट्स खुले उससे ज्यादा SIP अकाउंट्स बंद या मैच्योर हो गए। नतीजा, सिर्फ एक ही महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लोस 40% से ज्यादा डिक्लाइन हुए। तो क्या आपको भी अपने SIP बंद कर देनी चाहिए या मार्केट स्टेबल होने का वेट करना चाहिए या फिर वॉलेटिलिटी के बावजूद SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो इन माय ओपिनियन ये आपके लिए आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मेरी रिसर्च टीम ने मार्केट के पिछले 20 साल का डेटा निकाला और तब हमने उसका एनालिसिस किया सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वाकई बुरे मार्केट फेज में SIP बंद करने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स इन्वेस्टर को SIP कंटिन्यू रखने के लिए बार बार पुश करते हैं। Is there really a price to pay for stopping your SIPs? If yes, by how much? चलिए इन सब का जवाब जानते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें SIP के क्या फायदे बताए जाते हैं? एक हो गया रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जैसे मान लीजिए मार्केट 10 रुपए से शुरू होता है, बीच में 14 तक जाता है, फिर 7.5 तक गिरता है और आखिर में वापस 10 पर जाता है। लमसम इन्वेस्टर का रिटर्न यहाँ पे क्या बनेगा? 0, क्योंकि उसने 10 पर खरीदा और मार्केट भी 10 पर ही वापस आ गया। लेकिन SIP इन्वेस्टर हर महीने इन्वेस्ट करता है। जब मार्केट गिरता है उसे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, इसलिए उसकी एवरेज बाइंग प्राइस 9.61 रह जाती है। रिजल्ट, मार्केट वही है लेकिन SIP इन्वेस्टर फिर भी 4% प्रॉफिट में है। दूसरा फायदा कंपाउंडिंग। शुरुआत के कुछ साल काफी ऑर्डिनरी लगते हैं, पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो करता है और कई लोग इस फेज में पेशेंस लूज कर देते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग लीनियर नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन का बड़ा हिस्सा अक्सर बाद के सालों में आता है जब कंपाउंडिंग अपना असली असर दिखाना शुरू करता है। इसलिए SIP स्किप करना मतलब फ्यूचर कंपाउंडिंग को भी इंटरप्ट करना होता है। तीसरा फायदा होता है टाइमिंग के प्रेशर के हटने का। किसी के पास भी मार्केट का एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट का रोड मैप नहीं होता। लॉन्ग टर्म स्टडीज भी दिखाती है कि परफेक्ट एंट्री पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टेड रहना होता है। इसलिए सक्सेसफुल SIP इन्वेस्टर्स मार्केट प्रेडिक्ट करने में टाइम स्पेंड नहीं करते, वो इन्वेस्टेड रहने पर फोकस करते हैं। तो क्या ये फायदे सच में होते हैं? चलिए छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। पहला है लकी इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर है जो मार्केट लोज के आसपास इन्वेस्ट करता है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एंट्री। नेचुरली इसका आउटकम सबसे स्ट्रॉन्ग है और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 साल में 28 लाख तक पहुंच जाता है। दूसरा है रेगुलर इन्वेस्टर। ये मार्केट के बॉटम या टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता, बस डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करता है। रिजल्ट 10 लाख बढ़कर 20 लाख हो जाते हैं। तीसरा है अनलकी इन्वेस्टर। इसकी टाइमिंग हर बार गलत निकलती है। जब इन्वेस्ट करता है मार्केट हाईज पे होता है, फिर भी 10 लाख 14 लाख बन ही जाते हैं। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वेट एंड वॉच इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर गलत टाइमिंग नहीं करता क्योंकि ये टाइमिंग करता ही नहीं है। इसे लगता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए, अनसर्टेनिटी थोड़ी और कम हो जाए, फिर इन्वेस्ट करेंगे। और इसी प्रोसेस में पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। 10 साल बाद 10 लाख सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े 12 लाख ही बन पाते हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिस करने की वजह अक्सर गलत स्टॉक सिलेक्शन नहीं बल्कि मार्केट से बाहर रहना होता है। लकी इन्वेस्टर सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत कम लोग कंसिस्टेंटली मार्केट लोज आइडेंटिफाई कर पाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि क्या आप रेगुलर इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन में छुपा हुआ है। तो इससे काफी कुछ क्लियर हुआ, बट वी डिडंट स्टॉप हियर। जैसे कि हमने बताया, हमने पिछले 20 साल के मार्केट के रिटर्न्स एनालाइज किए और हमें SIP के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पता चला। मान लो अगर आपने 1 जनवरी 2006 में 1000 इन्वेस्ट किए होते, जो इन्वेस्टर पूरे पीरियड इन्वेस्टेड रहा उसका वेल्थ आउटकम 9220 था। अगर आप इसी पीरियड में मार्केट के सिर्फ टॉप 5 बेस्ट डेज मिस कर देते तो आपकी वेल्थ 9220 से गिरकर 5900 रह जाती। अगर आप टॉप 10 डेज मिस कर देते, वेल्थ और घटकर 4360 हो जाती। टॉप 20 डेज अगर मिस कर देते तो बस 2550 ही बचते। और सबसे शॉकिंग बात, अगर आप इसी टाइम पीरियड में टॉप 50 बेस्ट डेज मिस कर देते तो 9220 की जगह सिर्फ 740 बचते। मतलब कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, उल्टा घाटा हो गया। यही रीजन है कि मार्केट में टाइम इन द मार्केट ऑफन बीट्स टाइमिंग द मार्केट। इवन अ फ्यू मिस्ड डेज कैन मेक अ मैसिव डिफरेंस टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी वेल्थ क्रिएशन कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड थी। यही वजह है कि SIP इतनी पावरफुल कंसेप्ट है। SIP आपको मार्केट का स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर बनाने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ इतना इंश्योर करता है कि जब मार्केट के वो कुछ क्रिटिकल डेज आए तब आप साइड लाइन्स पर खड़े ना हो। इसके अलावा हमें और एक इंटरेस्टिंग चीज मिली,
टॉप 10 बेस्ट मार्केट डेज में से सिर्फ 6 2008 में आए थे। एक दिन मार्केट लगभग 18% तक इंक्रीज हुआ और 2020 कोविड क्रैश के बीच में मार्केट ने एक ही दिन में 8.76% के रिटर्न्स दिए। यानी मार्केट के कुछ बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग डेज तब आए जब फियर पीक पर था। प्रॉब्लम यह है कि जब रिकवरी आती है तब वो ग्रेजुअली नहीं आती। कई बार एक ही दिन में 6%, 8% या 18% का मूव आ जाता है और जब आप एसआईपी रोक देते हो आप ये बेस्ट डेज मिस कर देते हो। एसआईपी मिस करने का हमें और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दिखा, लॉन्गर द होराइजन नैरोअर द गैप। सिर्फ एक साल के एसआईपी को देखिए, बेस्ट हिस्टोरिकल आउटकम अराउंड 175% था, जबकि वर्स्ट आउटकम करीब 60% नेगेटिव। यानी शॉर्ट टर्म में आउटकम लार्जली मार्केट कंडीशंस और एंट्री टाइमिंग पर डिपेंड करता है। एक इन्वेस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स देख सकता है जबकि दूसरा इन्वेस्टर सिग्निफिकेंट लॉसेस। लेकिन जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता है सीन थोड़ा चेंज होने लगता है। 5 साल के होराइजन पर पिक्चर काफी चेंज हो जाती है। वर्स्ट आउटकम जो पहले 60% लॉस तक था वो इम्प्रूव होकर अराउंड 20% लॉस के आसपास रह जाता है। साथ ही बेस्ट आउटकम भी 45% के करीब आ जाता है। यानी एक्सट्रीम आउटकम्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। 10 साल पर ये ट्रेंड और भी क्लियर हो जाता है। वर्स्ट हिस्टोरिकल आउटकम भी पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच जाता है, जबकि बेस्ट आउटकम लगभग 25 से 30% रेंज में रहता है। मतलब जितने ज्यादा आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही रिटर्न्स का रेंज नैरो होता है और पॉजिटिव आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सीधी बात यह है कि टाइम के साथ सिर्फ रिटर्न्स कंपाउंड नहीं होते, अनसर्टिनिटी भी कंप्रेस होती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आउटकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। शायद इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने की जगह अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन एक्सटेंड करने पर फोकस करते हैं। अब इसका सबसे पावरफुल एग्जांपल 2020 का कोविड क्रैश था। मार्केट में पैनिक इतना था कि एक साल पुरानी एसआईपीज के रिटर्न्स 50% से ज्यादा तक गिर गए थे। उस टाइम लग रहा था जैसे सालों की वेल्थ क्रिएशन कुछ ही हफ्ते में वाइप आउट हो गई। स्टडी के हिसाब से सिर्फ 4 साल के बाद ही एसआईपी पीरियड्स में 10% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी 80% के ऊपर पहुंच जाती है और 10 साल के होराइजन पे अप्रॉक्स 99% एसआईपी पीरियड्स ने 10% से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए। दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट थ्रू एसआईपीज। पर दोस्तों यहाँ एक और लेयर समझना जरूरी है। जब इन्वेस्टर्स एसआईपी स्टॉप करने या मार्केट टाइम करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सिर्फ मार्केट डायरेक्शन नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सही प्रेडिक्ट करने पड़ते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डॉलर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं। 2 साल पहले $1 लगभग 83 का था, आज वही डॉलर 95 के आसपास पहुंच गया है। यानी रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में रफली 14% गिर चुकी है। पहली नजर में ये नेगेटिव लग सकता है और कुछ सेक्टर के लिए है भी। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का मेजर हिस्सा 88% इंपोर्ट करता है। जब डॉलर महंगा होता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना भी महंगा हो जाता है। इसका प्रेशर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज और इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस पर पड़ सकता है। लेकिन इकोनॉमी में हर इंपैक्ट वन डायरेक्शनल नहीं होता। आईटी कंपनीज, फार्मा एक्सपोर्टर्स और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को डॉलर में रेवेन्यू मिलता है। जब ये रेवेन्यूज रुपी में कन्वर्ट होते हैं तो अर्निंग्स और मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए वीक रुपी का इंपैक्ट निफ्टी के हर स्टॉक पर एक जैसा नहीं होता और शायद इसी वजह से हिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है। जब भी रुपी में शार्प डेप्रिसिएशन हुआ है इन्वेस्टर्स जनरली पैनिक करते हैं। वीक करेंसी, हायर इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन प्रेशर और एफआईआई आउटफ्लोज जैसे कंसर्न्स हेडलाइंस में डोमिनेट करने लगते हैं। लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान रुपी लगभग 31% डेप्रिशिएट हुआ। उसके बाद निफ्टी 500 ने अगले एक साल में 118% रिटर्न दिए और अगले 5 सालों में लगभग 22% CAGR जनरेट किए। 2011 में रुपी करीब 20% गिरा। उसके बाद निफ्टी 500 ने नेक्स्ट 1 ईयर में रफली 34% रिटर्न दिए। 2018 से 20 के बीच रुपी लगभग 20% डेप्रिशिएट हुआ और कोविड का शॉक भी आया। फिर भी उसके बाद निफ्टी 500 ने अगले एक साल में 86% रिटर्न दिए और 5 ईयर CAGR नियरली 27% रहा। ये नंबर्स फ्यूचर रिटर्न्स प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन एक चीज जरूर दिखाते हैं कि जब अनसर्टिनिटी बढ़ती है तो कई इन्वेस्टर्स एसआईपी कंटिन्यू करने की जगह वेट या डिसकंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वेट करने के लिए आपको रुपी के साथ मार्केट भी सही प्रेडिक्ट करना पड़ता है और हिस्ट्री दिखाती है कि ये काम उतना आसान नहीं होता। इसलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एज परफेक्ट मैक्रो कॉल्स के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहने में है। तो दोस्तों, हर साल मार्केट कोई नया रीजन देगा वेट करने का। 2020 में कोविड था, आज वैल्यूएशंस है, कल कुछ और होगा। लेकिन पिछले 20 सालों का डेटा एक ही बात बोलता है, वेल्थ उन लोगों ने क्रिएट की जो अनसर्टिनिटी खत्म होने का वेट नहीं कर रहे थे। वो अनसर्टिनिटी के बीच इन्वेस्ट कर रहे थे। इन्वेस्टर्स जो 7 से 10 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने सिर्फ बेटर रिटर्न्स के साथ लोअर लॉस प्रोबेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी भी एक्सपीरियंस की। यानी इन्वेस्टिंग का एज फ्यूचर का वेट करते हुए इन्वेस्टेड रहने में है।
SIP ये इंश्योर करती है कि जब मार्केट के बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग ईयर्स आए तब आप बाहर खड़े देख ना रहे हो बल्कि उस जर्नी का हिस्सा हो। एंड हेंस द आंसर इज डू नॉट स्टॉप योर SIPs। अगर आपको ये डेटा हेल्पफुल लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि क्या आपने SIP रोकी है, अगर नहीं तो आप कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो SIP रोकने का सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.